सन 1223 ईस्वी का साल, एशिया की सरजमीन और एक ऐसा बच्चा जो आने वाले वक्त में इस्लाम का सिपाही, मिस्र का सुल्तान और तारीख का धारा बदलने वाला मर्द मुजाहिद बनने वाला था। यह है कहानी महमूद की, जिसे दुनिया रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से याद करेगी। एक बच्चा जो गुलाम बना, एक गुलाम जो सुल्तान बना और एक सुल्तान जो इस्लाम की ढाल बन गया। यह है रुकनुद्दीन बैबरस की हैरत अंगेज दास्तान का दूसरा बाब, जहाँ तकदीर की जंजीरें टूटती हैं और एक नई तारीख रकम होती है। सन 1223 ईस्वी का साल था। एशिया की जमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया बैबरस के नाम से जानेगी, लेकिन तब वो सिर्फ महमूद था, एक आम सा बच्चा, एक मुसलमान खानदान में पैदा होने वाला। उस वक्त वस्त एशिया में इस्लाम की रोशनी बुखारा, समरकंद और सबरकुंद जैसे शहरों में फैल चुकी थी। महमूद का बाप ख्वारज़म शाही दरबार में एक मुअज़्ज़िज़ ओहदे पर फाइज था। खानदान खुशहाल था, लेकिन किस्मत की आंधी किसी को खबर देकर नहीं आती। महमूद का बाप किसी सियासी चालाकी का शिकार हुआ और जंजीरों में जकड़ दिया गया। खुशहाली गुलामी में बदल गई। फिर मंगोलों का तूफान आया। बस्तियों पर हमले, घरों का सफाया और मर्द, औरतें, बच्चे सब गुलाम बनाकर फरोख्त होने लगे। इन्हीं गुलामों में था नन्ना महमूद। दमिश्क के गुलाम बाजार में पेश किया गया। एक शख्स ने 100 दिरहम में खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे की नीली आंखों में कुछ नुक्स देखा, वो सौदा मंसूख कर गया। महमूद, जो बाद में बैबरस कहलाया, बाजार दर बाजार धक्के खाता रहा। आखिरकार एक मिस्री अमीर अली इब्न वारसा ने इसे खरीद लिया, मगर बदकिस्मती से वो अमीर कर्जदार था। उसने महमूद को अपने कर्ज के बदले दूसरे अमीर के हवाले कर दिया। वहाँ इसकी ड्यूटी एक छोटे बच्चे की देखभाल थी। लेकिन एक दिन महमूद से गलती हो गई। उसकी मालकन ने इतना मारा कि वो खून में लथपथ हो गया। ये मंजर वहीं खड़ी एक औरत फातिमा ने देखा। ये उस अमीर की भाभी थी। रहम से लबरेज आंखों वाली इस औरत ने गुलामी में जकड़े इस बच्चे को बचाने का फैसला कर लिया। अगर ये तुम्हारे किसी काम का नहीं तो मुझे दे दो। और यूं महमूद एक बार फिर नई तकदीर की दहलीज पे खड़ा था। फातिमा उसे अपने घर दमिश्क ले गई। इसका एक बेटा फौत हो चुका था और महमूद की शक्ल उससे मिलती थी। उसने महमूद को बेटे की तरह पालना शुरू किया और महमूद अब नाम का नहीं रहा, वो बैबरस बन चुका था। फातिमा बैबरस को यूं पाल रही थी जैसे वो उसका अपना बेटा हो। माँ की तरह शफकत, माँ की तरह मोहब्बत और माँ ही जैसा एहसास। फातिमा का एक भाई मिस्र के सुल्तान अल मालिक सौलेह नजमुद्दीन अय्यूब के दरबार में एक मुअज़्ज़िज़ ओहदे पर फाइज था। एक दिन वो दमिश्क आया, बहन से मिलने और बैबरस से भी। उसने इस बच्चे का अखलाक, अंदाज, चेहरे की मासूमियत और जिस्मानी डील डॉल को देखा तो हैरान रह गया। इसने इल्तिजा के अंदाज में अपनी बहन से कहा, बैबरस को मेरे साथ काहिरा भेज दो, मैं इसे सुल्तान के दरबार में पेश करना चाहता हूँ। फातिमा के लिए फैसला आसान ना था, लेकिन शायद किस्मत ने बैबरस के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया था। यूं बैबरस दमिश्क से काहिरा पहुंचा और वहाँ उसे सुल्तान अल मालिक सौलेह नजमुद्दीन अय्यूब के दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने बैबरस को एक कीमती असासा जाना। वैसे भी वो दर्जनों गुलाम बच्चों को तरबियत दे रहा था, इन्हें तालीम, अखलाक और जंगी फ़नून सिखा रहा था। बैबरस को भी इस मकतब में शामिल कर लिया गया। किताबी उलूम, हरबी तरबियत, जिस्मानी मश्क, बैबरस ने हर मैदान में सबकत हासिल की। रफ्ता रफ्ता वो मिस्री फ़ौज में शामिल हो गया और फिर अपनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत, जहानत और वजाहत की वजह से जल्द ही एक दस्ते का सालार भी बन गया। अब तारीख का रुख एक और ख़तरनाक मोड़ पर था। दुनिया की मशहूर सलीबी जंगों में से एक 7वीं सलीबी जंग शुरू हो चुकी थी। इस जंग की क़यादत कर रहा था फ्रांस का बादशाह लुई निहम। उसने फैसला किया, पहले मिस्र पर हमला किया जाए, फिर फ़लस्तीन पर कब्जा। उस वक्त मिस्र का हुक्मरान अल मालिक सौलेह, लेकिन वो शदीद बीमार था। बुखार में तपते जिस्म के साथ भी वो मुल्क की हिफाजत के लिए मंसूरा के मैदान में पहुंच गया। उसके साथ थी उसकी मलिका शजरतुल दार, एक बहादुर, ज़हीन और हिकमत वाली खातून। बदकिस्मती से सुल्तान अल मालिक सौलेह उसी दौरान इंतकाल कर गए, लेकिन जंग जारी थी, दुश्मन दरवाजे पर था। शजरतुल दार ने कमाल फरासत से यह राज छुपा लिया, किसी को सुल्तान की मौत की खबर न दी और फौरन सुल्तान के बेटे तुरान शाह को बुलवाने का फैसला किया।
तुरान शाह उस वक्त तीफा के मकाम पर था। वो दरअसल शजरतुल दार का सौतेला बेटा था, मगर फिर भी माँ की तरह पुकारने पर वो फौरन मंसूरा के मैदान पहुंच गया। जब शजरतुल दार ने तुरान शाह को मिस्र बुलाया, तब सलीबी लश्कर अपनी पूरी ताकत से मंसूरा के मैदानों में खैमाजन हो चुका था। फ्रांसीसी घोड़ों की टापें, बगलों की आवाज़ें और सलेब बरदारों के नारे सब फजा को लरजा रहे थे। तुरान शाह ने आते ही नौजवान बैबरस को मंसूरा की हिफाजत पर मुकर्रर किया। बैबरस अब एक मामूली गुलाम नहीं रहा था, अब वो मिस्र की फौज का नुमाया सुपह सलार बन चुका था और तारीख एक नया बाब लिखने जा रही थी। बैबरस ने जंगी चालों, घात लगाकर हमला करने की महारत और दुश्मन को घेरने की हिकमत से वो कारनामा अंजाम दिया जिसने सलेबियों की कमर तोड़ दी। फ्रांस के बादशाह लुई नेहम का काफिला जोश में था, लेकिन बैबरस ने इसे ऐसी मार दी कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। सलेबी लश्कर की लाशें मैदान में बिखर गईं। फ्रांसीसी सिपाहियों में खौफ की लहर दौड़ गई और यही वो मौका था जब बैबरस एक अजीम जनरल के तौर पर पहचाना जाने लगा। जंग के बाद फ्रांसीसी बादशाह कैद हो गया। मुसलमानों ने कहा, अगर बादशाह मुसलमान हो जाए तो हम उसे रिहा कर देंगे, लेकिन वो इनकार पर डटा रहा और आखिरकार भारी तावान के एवज उसे छोड़ दिया गया। अब मिस्र के नए सुल्तान के तकर्रुर का वक्त था। चूंकि तुरान शाह कत्ल हो चुका था, शजरतुल दार ने खुद को सुल्ताना के तौर पर पेश कर दिया, लेकिन उलमा ने एतराज़ किया, औरत खलीफा नहीं बन सकती। लिहाजा खलीफा अब्बासी के हुक्म पर एक और सरदार मलिक अशरफ को बादशाह बना दिया गया, लेकिन असल इक़्तिदार बदस्तूर शजरतुल दार और बैबरस के हाथ में रहा। तारीख का धारा अब तेजी से पलट रहा था। मंसूरा की फतह के बाद मुसलमानों को नई जिंदगी मिली। बैबरस ने सलेबियों के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी और अब वो सिर्फ एक जर्नैल नहीं बल्कि मुस्तकबिल के सुल्तान के तौर पर उभर रहा था।